जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने तैयारियों में लगे होंगे। देखिए, बिहार जो शिक्षक बहाली बीपीएससी लेने वाली है, उस शिक्षक बहाली के अकॉर्डिंग जो कोर्स में बोला गया है कि हिस्ट्री का सबसे मेजर जो कोर्स है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम या मॉडर्न हिस्ट्री से जो पोर्शन रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम बोल लें या राष्ट्रीय आंदोलन बोल लें, बोथ आर द सेम। तो यहाँ से हमारा ये सीरीज आज स्टार्ट हो रहा है। आप लोग यहाँ देख सकते हो, आज है हमारा एपिसोड नंबर 1। तो आज एपिसोड 1 हम लोग करने वाले हैं और ऐसे ही हमारा सीरीज़ चलेगा और इसमें आप लोगों को बहुत धुआंधार तरीके से लगभग 8-10 एपिसोड्स हमारे आएंगे और 8-10 एपिसोड्स में प्रॉपर पूरा भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है ये आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। बिल्कुल जीरो से मैं मान के चल रहा हूँ, आप लोग एकदम फ्रेशर्स हैं, तो उस हिसाब से ही आपको यहाँ पर दिया जाएगा। सारा वन लाइनर फॉर्मेट में है, आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी बहुत तगड़े वाले रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, भारत का स्वतंत्रता संग्राम से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा लगभग 8-10 दिन में, यानी 8-10 एपिसोड इसके आएंगे और ये पूरा हम लोग कंप्लीट इसको कर देंगे। चलिए, अब देखिए, वास्को डी गामा इंडिया में आता है कब? 1498 में आता है। इसको कौन लेके आया था? देखिए, अब्दुल माजिद नामक एक पथ प्रदर्शक था। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गाइड बोलेंगे। तो ये गाइड जो है ना, इसको भारत में लेके आया अब्दुल माजिद। ठीक है, और कालीकट बंदरगाह पे ये 20 मई 1498 को उतरा था। अब समझिएगा, वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था, पहला यूरोपियन था जो भारत में आया, 1498 में आया। उस समय जो लोकल वहाँ का शासक था, जमोरिन उसका नाम था, उसने उसका किया था वेलकम। अब यहाँ समझिएगा, ये यहाँ पे आया और लगभग देखिए 4-5 महीने के आसपास रहा था। यहाँ से काली मिर्च का बड़ा खेप लेके वापस लौट आइए। काली मिर्च, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेपर बोलते हैं। ठीक है ना, पेपर लेके ये वापस गया। अब जो ये पेपर लेके वापस गया, तो इसका जब बिक्री ये किया जाके अपना पुर्तगाल में, तो इसको सारा खर्चा वर्चा काट के, सब कुछ काट के, इसको 60 गुना इससे मुनाफा हुआ। 60 गुना मुनाफा हुआ। अब ये दोबारा भारत आया था। जी हाँ, ये भारत दोबारा आया था। कब आया? 1502 में फिर ये दोबारा भारत आया था। दोबारा से ही काली मिर्च का ही ले जाने बजाने आया था, यही धंधा करने आया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 1498 में पहली बार आया, दोबारा आया 1502 में, एकदम क्लियर रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर अब आया पहला पुर्तगाली 1505 में, ये था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ये भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत में आया था। अब यहाँ से पुर्तगालियों का जो है, ध्यान रखिएगा, शासन करने की मंशा से अब ये लोग भारत में प्रवेश करने लगे। ठीक है, शासन करना इनका प्राइम गोल बन गया था। ठीक है, तो ये अब शासन करने आया था। तो पहला वायसराय या पहला गवर्नर इसका बोल लें, जो भी है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा आया था 1502 में। ठीक, अब देखिए, अल्बुकर्क बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अल्बुकर्क को वास्तविक जो है शक्ति का संस्थापक कहा जाता है, पुर्तगाली शक्ति का। अब देखिए, अल्फोंसो दी अल्बुकर्क आया 1510 में और बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना और अपने अधिकार में ये कर लिया था। ठीक है, भारत में देखिएगा, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम अभी यहाँ पे आगे दिखाया जाएगा। तो अल्बुकर्क जो है, देखिए ध्यान रखिए, क्या किया था? ये बेसिकली ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी बेसिकली ये समुद्र के ऊपर जितने भी व्यापारी जहाज़ जाते थे, तो पुर्तगाली लोग क्या करते थे कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, उनका प्रॉपर एस्कॉर्ट करते हुए उनको एक बॉर्डर के बाहर तक छोड़ के आते थे, जहाँ तक उनको डर रहता था कि समुद्री लुटेरों का यहाँ पे हमला हो सकता है। तो बेसिकली यही था ब्लू वाटर पॉलिसी, और इसी के तहत जो है उस समय समुद्र पे इनका बहुत कब्जा था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी बेसिकली इज़ ऑल अबाउट दिस। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे जो भारत में सब आए हैं यूरोपीय कंपनी। पहले आए पुर्तगालीज, फिर आए डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी सबसे आखिरी में गए। सबसे आखिरी में आए, सबसे पहले गए, ध्यान रखिएगा। और ये सबसे पहले आए, सबसे लास्ट में गए। सबसे लास्ट में गोवा को और उधर आपका दमन दीव ये सब छोड़ के ये कब गए थे? 1962 में ये लोग वापस रिटर्न गए थे। 1962 में गोवा, दमन दीव ये सब छोड़ के ये लोग गए थे, पुर्तगाली सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब यहाँ से हमको क्या बोला जा रहा है? हाँ जी, देखिएगा, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का कैसे कैसे आगमन हुआ। तो देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में, और इन्होंने अपना प्रथम फैक्ट्री कोचीन में डाला था 1503 में। अंग्रेज फिर आए 1600 में, और सूरत में 1613 में जो है इन्होंने अपना प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री डाला। अच्छा, इससे पहले इन्होंने, भाई ध्यान रखिएगा, 1608 में इन्होंने अपनी अस्थायी व्यापारिक कोठी जो है मसूलीपट्टनम में इन्होंने डाली हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, फिर आते हैं डच आते हैं 1602 में, और इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1605 में अपनी व्यापारिक कोठी डाली। डेनिस आते हैं 1616 में, और ट्रावनकोर में 1620 में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी डाली। फ्रांसीसी 1664 में आते हैं, और सूरत
में इन्होंने कोठी अपनी डाली 1668 में। देखिए 4 साल बाद ये लोग कोठी अपना डालते हैं आने के। ये आ रहे हैं, ये भी 4 साल बाद डाल रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये 3 साल बाद डाल रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये मोटा मोटी देखिए 13 साल बाद डाल रहे हैं, ये यहाँ पे आए और ये अप्रॉक्सीमेटली 1498 में तो फिर वास्को डी गामा आया था, है ना, वास्को डी गामा आया, लेकिन ये तो बिज़नेस के पर्पज़ से आया था तो इसको माने ही मत। एक्चुअली 1505 से ये लोग आना स्टार्ट हुए थे और जब 1502 में वास्को डी गामा दोबारा आया था, यह समझिएगा, जब 1502 में वास्को डी गामा दोबारा जो आया था तो ये क्या क्या यहाँ पे एक फैक्ट्री लिया, एक जगह लिया, उसको बोला कि भाई यहाँ पे हम जितने भी रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं, यानी मिर्च मसाला जो हम खरीद रहे हैं जो यूरोप ले जाने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक कारखाना लिया, फैक्ट्री लिया। रॉ मटेरियल और जितने भी माल ये लोग एक्सपोर्ट करते थे, बाहर लेके जाते थे, उसको इकट्ठा करते थे इस फैक्ट्री के अंदर में। तो इस फैक्ट्री का बेसिकली यही काम होता था, ऐसा कुछ नहीं है कुछ स्पेशल ये लोग काम करते थे उसमें कुछ माल वाल बनाते थे, नहीं, ये बस सामान को वहाँ इकट्ठा करते थे। 5-6 महीना प्रॉपर इकट्ठा किए और एक बार में जो शिप लद के निकलती थी तो एक बार में यहाँ से निकलता था लोड होके, यही चीज़ है। क्लियर। देखिए अगला है, भारत और पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे और सबसे आखिरी में 1961 में गए थे वापस। निकलते निकलते इनको 62 हो गया था, अभी मैंने आपको बताया, क्लियर कर दिया है ना। भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने स्टार्ट किया था। अब संयुक्त पूंजी कंपनी क्या है? संयुक्त पूंजी कंपनी मतलब कि जिस कंपनी के शेयर्स होल्डर्स जिस कंपनी में होते हैं वही होता है संयुक्त पूंजी कंपनी, यानी जिस कंपनी में एक से ज़्यादा मेंबर्स मिलकर उस कंपनी को खोलते हैं संयुक्त रूप से, वही है संयुक्त पूंजी कंपनी। तो सबसे पहले डचों ने स्टार्ट किया था एंड सो ऑन, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आपको सुनने मिलेगी, फिर पुर्तगालीज़ हैं, उसके बाद मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले डचों ने ये चीज़ें की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, वीवीआई करके इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए डचों ने पुर्तगालियों को हराया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ठीक है, डचों ने पुर्तगालियों को हराया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का इन्होंने निर्माण किया था, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आता है, देखिए 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना करी। अब देखिए यहाँ पे 1599 में ये हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया था। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या, संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने स्टार्ट किया था, ये लिख लीजिए, डचों ने संयुक्त पूंजी कंपनी स्टार्ट किया। लेकिन 1599 में इनके बाद देखिए डच लोग जो है सबसे पहले इससे लगभग 1558 के आसपास ही ये लोग माफ़ कीजिएगा 1598-96 के आसपास ही उन लोगों ने स्टार्ट किए थे। लेकिन 1599 में इंग्लैंड में एडवेंचर्स नामक एक दल ने, एडवेंचर्स, इस दल का नाम क्या था, एडवेंचर्स नाम था, मर्चेंट एडवेंचर्स। ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर्स नामक एक दल ने यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित, एक कंपनी स्थापित करी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसी को ईस्ट इंडिया कहा गया, ये जो ईस्ट इंडीज है ना, इसी को लास्ट में शॉर्ट करके ईस्ट इंडिया कहा दिया गया है। ठीक है, तो ये 1599 में लोग बने। ठीक है, अब सन 1600 के अंदर में इन्होंने क्वीन से लिया परमिशन बिजनेस करने का, इधर ईस्ट में क्वीन से इन्होंने परमिशन लिया और क्वीन ने इनको परमिशन ग्रांट कर दिया। उस समय समकालीन इनका शासक कौन था, समकालीन शासक इनका कौन था, अकबर था, क्वीन का समकालीन शासक। अब क्वीन ने 20 ईयर्स के लिए इनको परमिशन ग्रांट कर दिया। ठीक है, क्लियर। जहांगीर के शासनकाल में, माफ़ कीजिएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में 1611 में सबसे पहले ये लोग मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में कारखाना स्थापित किए थे और अकबर के शासनकाल में ये समकालीन था क्वीन के बराबर, उसी के शासनकाल में जो है बेसिकली इनको सारा ये मिला था। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा 1611 ईस्वी की बात करें, मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थाई कारखाना इन्होंने 1611 में स्टार्ट किया, मैंने पहले बताया था। और फिर 1613 में जो है इन्होंने सूरत में स्टार्ट किया, ये स्थाई कारखाना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्थाई कारखाना था ये सूरत में। क्लियर। 1613 में देखिए स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थाई कारखाना 1613 में, अभी मैंने आपको बताया सूरत में इन्होंने स्थाई कारखाना इस्टेब्लिश किया 1613 के अंदर में। अब देखिएगा 1661 में जो है इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकंड का विवाह हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1661 में इनका शादी हुआ था। राजकुमारी, पुर्तगाल की राजधानी थी कैथरीन, इनके साथ इनका शादी हुआ था। अब शादी के बाद बारे में हम लोग यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, इनके शादी होने के बाद जो है ना, पुर्तगाली सब जो थे दहेज के रूप में ब्रिटिशर्स को मुंबई जो है दे दिए थे। ठीक है, और जब इनको मुंबई मिला, देखिए 61 में ब्याह हुआ, मस्त मज़ा किए ये शादी में अपने, और लगभग 7 साल के बाद 1668 में 10 पाउंड सालाना
10 पाउंड वार्षिक के ऊपर किराए के ऊपर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई किराए पे दे दिया कि भाई देखो तुम यहाँ शासन करो, यहाँ से कर का उगाही करो, हमको 10 पाउंड हर साल मिल जाना चाहिए। ठीक, अब आता है देखिए लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ, जिसे कंपनी देस इंडोज ओरिएंटलेस कहा गया, है ना। लुई 14 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट के द्वारा 1664 में हुआ था। इसको क्या कहा गया? कंपनी देस इंडोज ओरिएंटलेस। ओके, अब देखिए अगला हमारा पॉइंट है मुर्शीद कुली खां, ये बंगाल का पहला स्वतंत्र सूबेदार था, ठीक है, प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था बंगाल का, जिसे मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है बंदा, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। फिर आता है इसके बाद अलीवर्दी खां, इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से करी है। इसने कहा है कि अगर उनको छेड़ा ना जाए तो वो शहद देती रहेंगी, अगर छेड़ दिया जाए तो काट काट के वो मार डालेंगी। मतलब अलीवर्दी खां बेसिकली क्या था ना, ये चेला चपाटा था, चमचा था ये अंग्रेज़ों का। तो इसका ये कहना है कि भाई अंग्रेज़ों को जो है ना वो जैसा चाहते हैं वैसा उनको करने दो, वो तुमको तंग नहीं करेंगे, तुम उनको तंग नहीं करो, ज़िंदगी आराम से बिताओ, इसका ये कहना था, ठीक है। आगे देखते हैं, ब्लैक होल की एक घटना हुई थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये सिराजुद्दौला के टाइम में हुआ था। सिराजुद्दौला कौन? इसका दामाद हुआ करता था सिराजुद्दौला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको अब दस्त करके बैठा था। अब हुआ क्या, सिराजुद्दौला के समय 1756 में 20 जून को ब्लैक होल की घटना घटी थी, जिसके अंदर 146 अंग्रेज़ कैदियों को इसने एक छोटे से कमरे के अंदर बंद कर दिया था। और ये जून का महीना चल रहा था, अभी जो हमारा ये मंथ चल रहा है इसके अगला वाला महीना तगड़े की गर्मी पड़ रही थी। और उसके बाद हुआ क्या था कि भाई जब अगले दिन वो कमरा खोला ना उसमें से केवल 3-4 लोग ही जिंदा बचे थे। यही है काल कोठरी घटना, ब्लैक होल की घटना, ठीक है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, तो लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। अब देखिए 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम अवध का नवाब और शुजाउद्दौला दिल्ली का मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में हरा दिया। बक्सर की युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है ध्यान रखिएगा नींव मजबूत हुई, यहीं से इनकी नींव मजबूत हुई। अब इनका संयुक्त रूप से देखिए मीर कासिम का सेना था, अवध का नवाब का सेना था, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला उसका सेना था, और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, इन तीनों का सेना ने मिलकर संयुक्त रूप से लड़ा अंग्रेज़ों के साथ, ठीक है। और बट फिर भी ये लोग हार गए। तो 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध काफ़ी निर्णायक था इनका स्थिति मेंटेन करने के लिए। और हारने के बाद अंग्रेज़ों ने देखिए शाह आलम द्वितीय को रंगून भेज दिया, यानी बर्मा भेज दिया, देश निकाला करे काला पानी की सज़ा में, और बेचारा वहीं पे तरप तरप के मरा वो। इलाहाबाद की संधि फिर होती है अगस्त 1765 के अनुसार। शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद, अब प्रयागराज में, जो पहले इलाहाबाद था प्रयागराज है, वहाँ पे इसको रखा गया था, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि यहीं हुई थी। फिर होता है 12 अगस्त 1765 को शाही फरमान आता है मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड के द्वारा। इसके बाद मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। अब ये क्या कर सकता था, इसके पास कुछ था नहीं, अंग्रेज़ इसको टॉर्चर कर रहे थे, तो अल्टीमेटली इसको ये देना ही था, वो हंस के रो के दे कैसे भी दे उसको देना ही था, जिसके बदले में कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिया जाना था। तो देखिए 26 लाख इसको मिला, हर साल पेंशन के रूप में प्रतिवर्ष मिलता रहा। इसके बाद वाले जो इसके जब आए ना पोता बेटा ये सब, उन लोगों को मिलने में पेंशन बड़ी दिक्कत हुई थी, ठीक है। सरदार के.एम. पणिक्कर ने कहा है कि 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने शोषण किया था। फिर रंजीत सिंह का जन्म की बात करते हैं। रंजीत सिंह सुकलचकिया मिसल से थे, सुकलचकिया मिसल, और ये सिखों की बहुत ही तगड़ी एक कम्युनिटी है सुकलचकिया मिसल। 13 नवंबर 1780 को सुकलचकिया मिसल की मुखिया मान सिंह के घर में इनका रंजीत सिंह का जन्म हुआ, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है, ठीक है। आगे चल के जब ये राजा बन जाते हैं उसके बाद, तो रंजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीता, और इन्होंने अपने साम्राज्य में इसको मिलाया था, ठीक है। अब देखिए महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। कौन? महाराजा दिलीप सिंह, ठीक है। ये रंजीत सिंह के बाद आते हैं। दिलीप सिंह का निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस यानी कि फ्रांस में हो गया, और इनकी जो अंत्येष्टि है यानी कि जो दाह संस्कार है वो इंग्लैंड में कराया गया था,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूछ सकता है कि कौन ऐसे सिख शासक थे जिनका अंतिम संस्कार इंग्लैंड में हुआ, तो दिलीप सिंह थे, उनका देहांत पेरिस फ्रांस में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आता है 1767 से 69 ईस्वी में ये हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला था। इस दौरान हैदर अली निज़ाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया गया था, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, देखिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था और यहाँ जैकोबियन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य भी बना था टीपू सुल्तान, ठीक है। तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान को बेसिकली क्या हो गया कि उसको बंदी बना, वो हार गया था और उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें थोप दी गई। इसको बोला है कि भाई युद्ध में जितना अंग्रेज़ों का नुकसान हुआ है आधा भरपाई ये करेगा 60%। और ये भी बोला गया कि इसके 2 पुत्र थे, तो दोनों पुत्रों को अंग्रेज़ों ने अपने पास बंधक बना लिया। बोला जब तक तुम चुकाओगे नहीं आपके पुत्र हमारे पास बाइज्जत रहेंगे। तो बहुत सारा बेइज्जती वाला इसके साथ काम हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध अभी मैंने बताया 90 से 92 तक चला था। इसमें अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और मार्च 1792 के द्वारा इसको संधि घोषित किया गया। टीपू सुल्तान देखिए चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें ये मारा गया था, 1799 में हुआ, जिसके दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए वो मारा गया था, ठीक है। फिर होता है 1793 में कार्नवेलिस ने भू राजस्व स्थायी बंदोबस्त लेके आया, ठीक है। ये परमानेंट सेटलमेंट लेके आया कार्नवेलिस, ठीक है। कार्नवेलिस परमानेंट सेटलमेंट का जन्मदाता है। यही प्रणाली स्टार्ट किया और इसे इस्तमरारी, जागीरदारी और मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न नामों से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण है, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, तो इन सारे नामों का आपको पता होना चाहिए। अब देखिए स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% इसमें हिस्सा जो है इसमें शामिल था। तो VVI है, इसको ध्यान रखिएगा, 19% हिस्सा इसमें शामिल था, ठीक है। रैयतवाड़ी ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत पूरा 59% लैंड एरिया जो है भारत का इसमें शामिल था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को कहा जाता है और सबसे ज़्यादा भारतीय भू क्षेत्रफल इसी के रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ही शामिल था। तो ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन, फिर से बोलिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ध्यान रखिएगा। इन्होंने सबसे पहले तमिलनाडु के बारामहल में ज़िले में इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट किया इन्होंने, और यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से में, पूर्वी बंगाल, असम, तुर्की तथा कुर्ग, माफ़ कीजिएगा तुर्की मैंने बोल दिया, कुर्ग जो अभी कर्नाटक का एक हिस्सा है, इसमें लागू किया गया था। अब इसके अलावा एक और पद्धति थी महलवाड़ी पद्धति। इसमें भू राजस्व व्यवस्था कृषकों के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल यानी जागीर का एक भाग के साथ स्थापित किया जाता था। इसमें किसानों के साथ नहीं होता था, प्रत्येक गांव वहां पे रहने वाले जो जागीरदार होते थे उनके साथ ये किया जाता था। अब देखिए महलवाड़ी पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश अभी करंटली, पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्रफल का 30% इसमें हिस्सा आता था। अब देखिए यहाँ पे आपका सारा यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। 19% हिस्सा स्थायी बंदोबस्त में आता था, 19% हिस्सा रैयतवाड़ी में, 59% लैंड एरिया आ जाता था और 30% हिस्सा आपका महलवाड़ी में आ जाता था। दादा भाई नौरोजी ने ध्यान रखिएगा उन्होंने अपने लेख में इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया इन्होंने एक किताब लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल भी इन्होंने एक किताब लिखी है, द वांट्स एंड द मीन्स और इंडिया तथा ऑन द कॉमन्स ऑफ इंडिया। ये सारी बुक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में बार बार पूछता रहता है। ये सारा नाम आपको रट के रख लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनके माध्यम से इन्होंने एक काम किया कि अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अपवाह सिद्धांत मतलब क्या, इन्होंने बोला कि भाई देखो अंग्रेज भारत में हैं और ये सिर्फ हमें लूट रहे हैं, ये हमें कुछ दे नहीं रहे हैं, हमसे खाली ले रहे हैं। तो इन्होंने अपवाह सिद्धांत यहीं प्रतिपादित किए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ध्यान रखिएगा 1825 से 17 में 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का इन्होंने गठन भी किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। तो लंदन इंडिया सोसाइटी वेमेश चंद्र बनर्जी के साथ मिलके इन्होंने इसका गठन किया था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय बने थे 1892 में। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे होता है क्या, जैसे भारत में है ध्यान रखिएगा लोकसभा, उसी तरह ब्रिटेन में है हाउस ऑफ कॉमन्स, ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे भारत में है राज्यसभा यानी जिसको उच्च सदन कहा जाता है, उसी तरह ब्रिटेन में है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये जो है बेसिकली आप सभी जानते हो कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से कॉपी पेस्ट है।
तो ये वहीं से लिया गया था। तो पहला सबसे पहले कोई भारतीय अगर वहाँ के मेंबर बने थे लिबरल पार्टी से, वो वहाँ लड़े थे। किससे? लिबरल पार्टी के टिकट से दादाभाई नौरोजी पहले भारतीय बने थे जो वहाँ के मेंबर बने पाए थे, चुने जा पाए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं देखिए गवर्नर जनरल और उनकी नीतियाँ। गवर्नर जनरल आए और उनकी क्या क्या नीतियाँ रही थी इसके बारे में जान लेते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग ये आया 72 में, 1772, और उसमें बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर दिया। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है 1793 में, ये स्थायी बंदोबस्त लेके आया, यानी परमानेंट सेटलमेंट लेके आता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है 1798 में, ये क्या लाया? सहायक संधि लेके आया। ठीक है, सहायक संधि जिसके द्वारा झांसी, सतारा ये सबको हड़पा लिया गया। विलियम बेंटिक आता है 1829 में, फिर इसने सती प्रथा पे रोक लगाई, इसने बड़ा बेहतरीन काम किया था। लॉर्ड डलहौजी आया 1856 में। ठीक है, और राज हड़प नीति ये लेके आया था, सहायक संधि इसी से कोरिलेटेड था। लॉर्ड रिपन, ध्यान रखिए 1882 में स्थानीय स्वशासन का इसको जनक बोला जाता है लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड डफरिन 1885 में आया और कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो डफरिन के टाइम में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो ये कहा जाता है बड़ा डफर वाला काम किया था ये। लॉर्ड कर्जन 1905 में आया था और बंगाल विभाजन इसके टाइम में, कर्जन के टाइम में हुआ था। चलिए हम लोग का ये मोटा मोटी ख़त्म होने वाला पॉइंट। ठीक है, आज का मतलब फर्स्ट एपिसोड का पॉइंट अब मोटा मोटी ख़त्म होगा। 1857 की क्रांति का प्रारंभ देखिए 10 मई को मेरठ में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलने के विरोध में किया गया था। ये उनका मानना था कि इसमें गाय का मांस है, सुअर का मांस है, हम इसको नहीं टच करेंगे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी इसका प्रतीक था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का रहनुमाई किया था। बरेली से कौन? खान बहादुर। अच्छा ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला वीवीआई कर लीजिए। क्यों? अभी परसों एग्ज़ाम हुआ था 14 मई को यूपी पीसीएस का परीक्षा हुआ था, यूपी पीसीएस। उसमें ये वाला सवाल था कि बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? खान बहादुर खान। एकदम बेहतरीन एकदम सवाल है, ये यूपी पीसीएस में आया हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई देखिए, इनका मूल नाम था मणिकर्णिका, और इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था। पटना वाला गोलघर नहीं बात हो रही है भाई, बनारस में गोलघर में हुआ था। ठीक है, जो बनारस में है। ठीक है, पटना वाला गोलघर का नाम सुनते ही पटना मत चल जाए। इनका देहांत हुआ, ठीक है, झांसी में, और इनकी समाधि स्थल है ग्वालियर में, ध्यान रखिएगा। 14 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई का विवाह हो गया था झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ। ठीक है, और बाद में वो झांसी की महारानी बनी। लखनऊ, यहाँ से देखिए अवध में विद्रोह हुआ, इनका नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। तो अवध से 1857 क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। कानपुर से नाना साहेब ने 1857 क्रांति का बागडोर संभाला। ठीक है, 5 जून 1857 को नाना साहेब, या इनको धोंदू पंत भी कहा जाता था, पेशावर मान के स्वतंत्रता की इन्होंने घोषणा की थी, खुद को पेशवा मान के, माफ़ कीजिएगा। अजीमुल्ला खां, ये देखिए नाना साहब का ये सलाहकार था अजीमुल्ला खां। ठीक है, इसने भी इनका सपोर्ट किया था। तात्या टोपे, जिनको रामचंद्र पांडुरंगा के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने भी इनका देखिए जन्म 1814 में, मृत्यु 1859 में। इन्होंने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ध्यान रखिएगा, तात्या टोपे जो है इनका एक मानसिंह नामक मित्र था, जिसके धोखे की वजह से ये पकड़े गए थे आगे चल के। 1857 में देखिए जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह, है ना, बाबू कुंवर सिंह जिसको बोला जाता है, इनके तत्कालीन शाहाबाद ज़िले यानी वर्तमान भोजपुर ज़िले से संबंधित है। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि यहाँ से बिहार से जो है 1857 क्रांति में, यानी जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, औवा के ठाकुर कुशल सिंह 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों और जोधपुर की संयुक्त सेना को इन्होंने पराजित किया था, औवा के ठाकुर ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। तो फैज़ाबाद से कौन 1857 में? मौलवी अहमदुल्ला शाह, इसने पार्टिसिपेट किया था। अब आता है मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खड़ेड़ दो। ठीक है, तो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह ने ये नारा दिया था, ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में ये बहुत बार पूछ चुका है, ये एसआई के परीक्षा में पूछ चुका है, तो ये आपके परीक्षा में आने के बहुत चांसेस हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसने देखिए टेन्योर इसका था 56 से 62 तक।
1857 के विद्रोह के समय देखिए बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस ये कमांडिंग ऑफिसर था और इसी का जो है खून किए थे कौन, तो मंगल पांडे जी। ठीक है, अब देखिए 1857 के सेनापति कौन, कहाँ से क्या किया था, अभी अभी हमने बता ही दिया। जगदीशपुर से कुंवर सिंह जी, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था, कानपुर से नाना साहेब तथा तात्या टोपे, झांसी से लक्ष्मीबाई, दिल्ली से बहादुर शाह सेकंड, इलाहाबाद से लियाकत अली और बरेली से खान बहादुर खां, इन्होंने पूरा पार्टिसिपेट बेसिकली किया था। क्लियर है आप लोगों को? तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा प्रथम एपिसोड है यानी कि एपिसोड 1, ये आपको काफ़ी आनंददायक लगा होगा। एपिसोड कैसा लगा, ये कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।